हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 सरल रेखा को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने इसके बेसिक कंसेप्ट्स को देख लिया था। ठीक है, जो भी कंसेप्ट्स थे जो क्लास 9th क्लास 10th लेवल के थे, सभी कंसेप्ट को हम लोगों ने एक जगह देख लिया था। उस पर बेस्ट एग्जाम्पल जितने भी थे हम लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4, 5, 0, 7, 5, -5 और -4, -2 हैं। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कार्तीय तल में पॉइंट खींचना हम लोगों ने सीखा था कि कोई भी पॉइंट्स दिए थे उसको हम लोग कार्तीय तल में कैसे ड्रॉ करते थे। उसको हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट में भी देखा था। क्लास 9th क्लास 10th में भी हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th लेवल में ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, 4 शीर्ष दिए हैं, इनको हम लोगों को चतुर्थांश में खींचना है। तो आपको पता है चतुर्थांश में 4 भाग होते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश को बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला वर्क है हमारा क्या? चतुर्थांश को ड्रॉ कर लेना। अब चतुर्थांश में जो पॉइंट हम नोट करेंगे वह किसकी जो पॉइंट होगा वह किसके किसके बीच होगा। देखिए, चतुर्थांश का जो पॉइंट होगा वह आपका जो शीर्ष दिया है उसके अकॉर्डिंग खींच लीजिए। ठीक है, क्योंकि चतुर्थांश तो एक्सिस तो अनंत होते हैं, तो हम पॉइंट अनंत तक तो खींचेंगे नहीं। तो जहाँ तक हमारी हाईएस्ट वैल्यू उसको देख लेते हैं। जो सबसे पहले लिखा होता है वह क्या होता है बच्चों? एक्स। जो बाद में लिखा होता है वो क्या होता है? वाई। तो एक्स की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? देखिए 0 है, मतलब -4 तक एक्स जा रहा है। और वाई कितने तक जा रहा है? देखिए 5, 7, -5, -2, मतलब जो वाई की वैल्यू है वह हाईएस्ट कहाँ तक जा रही है? 7 तक। तो हम ऐसा चतुर्थांश ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें 7 पॉइंट तक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चतुर्थांश बना लेते हैं। ऐसे सारे बच्चों ने ऐसे सीखा था चतुर्थांश बनाना। ठीक है, ये देखिए ये मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक क्या होता है बच्चों? 0, 0, क्योंकि यहाँ x भी 0 होता है और y भी क्या होता है? 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0, 0 हो जाएगा। यहाँ x और y दोनों 0 है। यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। 2, इधर x होता है, इधर क्या होता है? x डैश, इधर y होता है, इधर क्या होता है? y डैश। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे क्या कर लें? 7 तक अपने पॉइंट को ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, 7 तक अपने पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं। जितना पॉइंट आपके वैल्यू दिया हुआ है उतना तक ड्रॉ कर लीजिए। इधर क्या है? -1, -2, -3, -4, -5, -6 और इधर क्या हो जाएगा बच्चों? -7। ठीक है, इधर क्या होता है? एक्स डैश एक्सिस। एक्स डैश एक्सिस मतलब क्या? निगेटिव। इधर एक्स एक्सिस क्या होता है बच्चों? निगेटिव होता है। ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर क्या हो जाएगा? 7। थोड़ा सा आप डिस्टेंस को अच्छे से मेज़र कर लीजिएगा। ठीक है, 7। इधर क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, इधर क्या हो जाएगा? -7। इधर हो जाएगा y डैश एक्सिस। ठीक है, हम लोगों ने चतुर्थांश को इस चीज़ को एकदम अच्छे से, चतुर्थांश हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी देख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए जो जो पॉइंट दिया है उसको हम लोग चतुर्थांश पे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों? -4, 5। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? -4, 5। -4 किधर है? x -4 यहाँ पे है और y 5 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है वो हमारा क्या हो गया? -4, 5। सबसे पहले हम पॉइंट को बना लेते हैं। इस पॉइंट का नाम क्या है बच्चों? -4, 5। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, -4, 5। दूसरा पॉइंट क्या है? 0, 7। 0, x 0 और y 7। तो आपको पता है कि जब x 0 और y 7 तो वो एक्सिस पे लाई करता है। तो ये जो पॉइंट है हमारा क्या है? 0, 7। ठीक है, अब देखिए अगर थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं हम लोग तो ये पॉइंट और ऊपर जाता है। ठीक है, और ये पॉइंट जो है ये यहाँ पे आएगा। तो अच्छे से थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस इक्वल लेके मेज़र करिएगा।
ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है, x5 इधर है और y-5, तो y-5 इधर है, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा यहाँ पे। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 5, -5। चौथा पॉइंट क्या है, x-4 y-2, x-4 y-2 लगभग इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -4, -2। ठीक है। इन सभी पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं। देखिए ऐसे, ठीक है। देखिए ये कैसा फिगर बन गया है, ये एक चतुर्भुज बन गया है। क्या बन गया, चतुर्भुज। अब सबका नाम लिख दीजिए, कहीं भी ABCD लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी ABCD लिख दें। ये A मान लीजिए, ये मान लीजिए B है, ये क्या है बच्चों, ये पॉइंट मान लीजिए क्या है, C है, और ये पॉइंट क्या है, D है। ठीक है। अब देखिए ये चतुर्भुज बन गया। अब हम क्या करते हैं कि या तो A को C से मिला दें या तो B को D से मिला दें। ये दोनों A और AD, AC और BD है क्या, विकर्ण है। चतुर्भुज के क्या है बच्चों, विकर्ण है। तो चाहे आप इस BD विकर्ण को मिला दें, चाहे आप AD विकर्ण को मिला दें, आपकी मर्जी। जिस विकर्ण को मिलाना है आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इस विकर्ण को मान लीजिए मिला देते हैं A और C वाले को, तो देखिए दो त्रिभुज बनना है, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, दो त्रिभुज बनना है। मतलब ये पूरा एक ही त्रिभुज है, ये पूरा एक त्रिभुज, ये त्रिभुज ये। इन दोनों को अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर जोड़ दें तो इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हमको फार्मूला भी पता है, तो हम उस फार्मूले से सबसे पहले इस पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इस पार्ट का क्षेत्रफल, देखिए इसको मैं थोड़ा शेडेड भी कर दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। मुझे इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, इस पार्ट का क्षेत्रफल निकाल दें और इसका निकाल दें, इन दोनों को जोड़ दें तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या मान लें इसको, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। आप किसी को x1 y1 z1 मान सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, x3 y3। ठीक है। सबसे पहले x मानते हैं इसलिए सबसे पहले x लिखेंगे। ठीक है, ये फिक्स पैटर्न है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको एक फार्मूला पता है, मैंने बताया था कंसेप्ट में, 1/2 x1। जब x1 लेते थे तो इसका अपोजिट वैल्यू लेते थे, x का अपोजिट क्या है, y, और यहाँ 1 था तो वहाँ क्या लेते थे, 2 और 3। मैंने बताया था कंसेप्ट में 1 लेंगे तो 2 3 एक साथ, 2 लेंगे तो 3 1 एक साथ, और 3 लेंगे तो 1 और 2 एक साथ। ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 प्लस y2 माइनस y3। ठीक है। प्लस x2 लेंगे तो x2 के साथ क्या लेंगे, x2 हो गया तो y3 माइनस y1। ठीक है। प्लस x3 लेंगे तो x3 के साथ क्या आएगा बच्चों, y1 माइनस y2। ठीक है। अब जो जो वैल्यू है सबको पुट कर दीजिए, तो 1/2 x1 की वैल्यू क्या है, देखिए x1 की वैल्यू क्या है, -4। x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, -4, तो -4 रख दीजिए ब्रैकेट में। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है -5। ठीक है। y2 माइनस y3, और y3 की कितने हैं, 7, तब कितना आ जाएगा, -7। ठीक है। प्लस x2 की वैल्यू क्या है, तो x2 देख लीजिए, x2 की वैल्यू 5 है, 5 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, तो y3 की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस, और ये कितना है, -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। -2 इसका है, अब फार्मूले का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। प्लस ये x3 की वैल्यू क्या है, 0 ब्रैकेट में, 0 का मल्टीप्लाई किसी चीज़ में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो 0। और y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है -2, माइनस y2 की वैल्यू क्या है, +5। ठीक है। फिर 1/2, अब देखिए ये -4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए अभी, -12 इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए।
एक स्टेप और हो जाएगा, प्लस 5 × 7 = 9 प्लस ये पूरी पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, 0 हो जाती है, इक्वल टू 1/2 माइनस माइनस प्लस 12 4 = 36, अरे सॉरी 48, ठीक है 48 प्लस 9 5 = 45, ठीक है। अब इनको ऐड करिए तो 48 और 45 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 13, ये आ जाएगा 93, कितना आ जाएगा 93/2 सेंटीमीटर, कुछ मीटर सेंटीमीटर तो दिया नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, मीटर सेंटीमीटर या वर्ग मीटर कुछ भी लिख सकते हैं। तो 93/2 वर्ग इकाई, ठीक है, कुछ दिया नहीं है, मीटर सेंटीमीटर दिया नहीं है, इसलिए हम क्या लिख दें, वर्ग इकाई, क्योंकि स्क्वायर है, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल वर्ग में आता है, स्क्वायर में आता है, चाहे मीटर स्क्वायर है चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये तो हमें पता है नहीं, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। एक बार फिर से सब लोग देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट हमने x1 y1 x2 y2, किसी को आप x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसी को भी मान सकते हैं। उसके बाद हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएं, क्या होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। जहाँ जहाँ x1 था उसकी वैल्यू पुट करके हम लोगों ने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लिया, ABC इस त्रिभुज का, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल लिया। सिमिलरली इसी तरीके से हम त्रिभुज ACD का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। सभी लोग इसको नोट करिए, फिर इसको नेक्स्ट पेज पे हम नोट करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, देखिए x1 y1 ये तो सेम है, इसको x2 इसको y2 मान लेते हैं, ठीक है, x2 y2, और इसको क्या मान लेते हैं x3 y3, ठीक है, ये सेम इस तरीके से मान लेते हैं। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD, इसका नाम क्या होगा, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल फार्मूला तो सेम है, फार्मूला में तो कोई चेंज होगा नहीं, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y2 x3 क्या हो गया x2, फिर क्या हो जाएगा x2 लिए हैं तो इसका जस्ट अपोजिट साइन लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा 2 का अपोजिट y3 - y1 प्लस फिर x3 लेंगे, तो यहाँ पे जब 3 ले लें तो यहाँ पे क्या लेंगे y1 - y2 ले लेंगे, जस्ट अपोजिट रहेगा, ठीक है। 1/2 x1 की वैल्यू क्या है बच्चों, देखिए सेम x1 की वैल्यू -4, यहाँ पे पुट कर दीजिए -4, फिर y2 क्या है, y2 है 7 है, तो 7 माइनस y3 की वैल्यू क्या है 5, 7 - 5 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 0, 0 ब्रैकेट में y3 - y1, तो y3 क्या है बच्चों 5, 5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू क्या है, x3 है -4, x3 की वैल्यू क्या है -4, तो -4 हो गया, y1 - y2, तो y1 की वैल्यू क्या है -2 और y1 की वैल्यू क्या है -7, ठीक है, ब्रैकेट बंद, 1/2 ये हो जाएगा -4 इंटू 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2, प्लस ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाता है, प्लस ये क्या हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा आपका -4 इंटू इधर क्या है 7 2 9 -9, ठीक है, तो इधर कर दीजिए 1/2 4 2 = 8 -8 प्लस माइनस माइनस प्लस कितना जाएगा 9 4 = 36, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए 1/2 36 में से 8 को माइनस करिए, 36 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 28, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 = 2 2 4 = 8, कितना आ जाएगा बच्चों 14
वर्ग इकाई, क्या आ जाएगा 14 वर्ग इकाई। हम लोगों ने त्रिभुज ACD का भी क्षेत्रफल निकाल लिया और हम लोगों ने इसका त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इन दोनों क्षेत्रफल त्रिभुजों के क्षेत्रफल को अगर हम जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ पे, इसके क्षेत्रफल को भी यहाँ नोट कर लेते हैं, इसके भी क्षेत्रफल को यहाँ नोट कर लेते हैं। देखिए ये जो दोनों क्षेत्रफल है इनको हम जोड़ दें, इन दोनों क्षेत्रफल को क्या कर दें बच्चों, ऐड कर दें। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं नेक्स्ट पार्ट, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या आएगा बच्चों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है 93/2 प्लस ACD का क्षेत्रफल कितना है 14। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ लसा लेंगे कितना आएगा, लसा 2 आ जाएगा, तो 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 93 प्लस 14 2 जा 28, ये किसके बराबर हो जाएगा 8 2 10 11 1 और ये 9 2 11 और 1, मतलब 121/2 वर्ग इकाई। ABCD का क्षेत्रफल कितना आ गया 121/2 वर्ग इकाई। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एकदम सिंपल मेथड था बच्चों, सभी लोग इसको अच्छे से देखिए। जो हम निर्देशांक मान रहे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसी को भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से देख लीजिए एक बार, इसमें जो हम लोगों ने निर्देशांक माना है x1 y1 किसी को मान सकते हैं, कोई फिक्स नहीं कि इसी को x1 y1 मानिए, इसी को x2 y2, किसी को भी मान सकते हैं। बस फार्मूले को अच्छे से लिख के और वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। सभी लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि ये क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ही है, बाकी क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन कोई कठिन तो है नहीं, लेकिन कैलकुलेशन है। ठीक है बच्चों, सब लोग इसको नोट करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसके तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं। ठीक है, ये किसके अनुदिश है, y एक्सिस के, y एक्सिस के अनुदिश है, मतलब y अक्ष पे है। ठीक है, अगर x एक्सिस के अनुदिश करता तो x एक्सिस पे रहता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एक निर्देशांक बना लेते हैं समझने के लिए। एक ये निर्देशांक बना लेते हैं। ठीक, ये है हमारा बच्चों x, ये x डैश, ये है y और ये क्या है बच्चों y डैश। हमसे बोल रहा है कि 2A भुजा का एक समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश है, मतलब जो आधार है वह किस पे है, y अक्ष पे है, मतलब ये एक तरह से है, ये y एक्सिस है, तो इसी पे इसका आधार है। सपोज करिए यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, ये इसका आधार है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में बोला है y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, मतलब आधार का जो मध्य बिंदु है, इस आधार का मध्य बिंदु वह किस पे है, मूल बिंदु पे। मूल बिंदु का मतलब 0,0 इसके मध्य बिंदु पे है। ठीक है, तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, देखिए ये एक लाइन है जो y एक्सिस के अनुदिश है। ठीक है, इसका नाम मान लीजिए आप रख देते हैं a, इसका नाम रख देते हैं b। ठीक है, a और b, ये तो आधार फिक्स हो गया। ठीक, उसके बाद अब जो त्रिभुज है, अब उसका जो, अब भाई जो त्रिभुज है या तो इधर बनेगा या तो
इधर बनेगा, किधर भी बन सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला नहीं है कि इस डायरेक्शन में है, वो एक्स डैश वाले डायरेक्शन में है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो हम किसी डायरेक्शन में बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये आधार तो इसका फिक्स है। फिर उसके बाद हम एक पॉइंट ऐसे बना देते हैं, ठीक, इसको यहाँ मिला देते हैं, एक ऐसे मिला के इसको यहाँ मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज है, ये पूरा, ये जो ए बी आधार है वो पूरा कितना है बच्चों, ये पूरा आधार कितना दिया है, 2a दिया है। कितना दिया है, 2a। फिर से एक बार समझ लीजिए, एक 2a भुजा के एक समबाहु त्रिभुज का आधार, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका आधार, समबाहु त्रिभुज मतलब उसमें तो तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, तो उसका जो आधार है वह किसके अनुदिश है, वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस के अनुदिश का मतलब वाई एक्सिस पर है, ठीक है। वाई एक्सिस के अनुदिश का मतलब होता है बच्चों वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पे उसका आधार हो गया, ठीक है। ये आधार कितना है, 2a। तो आपको पता है जब ये 2a होगा तो ये भी कितना होगा, 2a, ये भी कितना होगा, 2a। अब ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा, ये भी कितना होगा, 2a, ये भी कितना होगा, 2a। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये पूरे 2a कर दिए हमने। देखिए अब ये अगर त्रिभुज, अगर सब क्वेश्चन में तो बोला नहीं कि इस डायरेक्शन में है कि ये इस डायरेक्शन में है, तो अगर हम इधर लेते हैं समबाहु त्रिभुज, तो अगर ये 2a है तो ये भी 2a, ये भी 2a। अगर इधर त्रिभुज लेते हैं तो ये भी 2a, ये भी 2a, ये 2a तो है ही। बात समझ रहे हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज है, अगर आधार 2 है तो ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा। अब हम या तो त्रिभुज ऐसे बनाए या तो त्रिभुज ऐसे नीचे बनाए, अगर ऊपर बनाए चाहे नीचे बनाए तो भी ये क्या रहेगा, 2a, ये भी क्या रहेगा, 2a। इसीलिए मैंने दोनों साइड बनाया, हर 2a हो गया। अच्छा ये 2a है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, a हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। भाई मध्य बिंदु है तो दो पार्ट में डिवाइड होगा ना, मध्य बिंदु में इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये a, ये a, ठीक। अच्छा अगर ये a पता चल गया हमको, मान लीजिए यहाँ O है, ये OA की दूरी A है और OB की दूरी A है, तो इसका अगर हम निर्देशांक लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों। देखिए बिंदु y अक्ष पे स्थित है, इसका मतलब यहाँ पे x क्या होगा, 0 होगा, तो 0, a, ये बिंदु हो गया 0, a। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा 0, नीचे y क्या होता है, निगेटिव होता है, 0, -a। तो हमने ये दो शीर्ष तो लिख लिया, बचे हुए दो शीर्ष हमें लिखना है, ये शीर्ष और ये शीर्ष लिखना है, ठीक है। चाहे ये लिखना है चाहे ये लिखना है, माने एक शीर्ष हमें बताना है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं ना, एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष। 2 शीर्ष आपको पता है तो तीसरा शीर्ष निकालना है। ये शीर्ष बताना है चाहे ये शीर्ष बताना है, हमको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, ये दूरी। तो ये दूरी कैसे पता कर सकते हैं, आपको पता है कि ये एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है बच्चों, कर्ण, ये क्या होता है लंब, और ये क्या होता है आधार। तो आपको 2 भुजा पता है तो तीसरी भुजा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस त्रिभुज AOC, यहाँ मान लीजिए C पॉइंट, यहाँ मान लीजिए क्या D पॉइंट, ठीक है। इस त्रिभुज AOC में, तो त्रिभुज AOC में कौन सा नियम लगाते हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम, PGT, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है बच्चों, AC का स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या है, OC का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, AO का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो देखिए अब AC की वैल्यू कितना दिया है, 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू OC की वैल्यू कितना दिया है प्यारे बच्चों, OC हमें नहीं पता है तो OC निकालना है, तो OC लिख दीजिए। AO की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर 8, तो 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। तो अब इसको इधर लेते आइए, तो 4a स्क्वायर माइनस का हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर। तो यहाँ से 4a स्क्वायर में से स्क्वायर गया तो क्या बचेगा बच्चों, 3a स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर। तो OC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a का स्क्वायर। अब 3 का पेयर नहीं बनेगा तो ये तो रूट में रह जाएगा, इस a का पेयर बन जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन रूट से कोई वैल्यू निकलती है तो वो किस में निकलती है, प्लस और माइनस में। तो OC की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस √3a, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव x होता है तो इधर आप इसका शीर्ष लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये इधर पॉजिटिव होता है ना वैल्यू, तो इधर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, √3a, 0। इसका शीर्ष क्या लिख सकते हैं, -√3a, 0। सॉरी यहाँ पे कॉमा रहेगा,
इस तरीके से हम लोगों ने इन क्वेश्चनों के मतलब ये जो थे इनके शीर्ष बता दिए, इस त्रिभुज के शीर्ष बता दिए। तो सारे शीर्ष को एक जगह लिख लिए, त्रिभुज के शीर्ष। त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या हो गए? पहला बच्चों 0, a, दूसरा क्या है 0, -a, तीसरा क्या है √3a, 0, या तो इधर ये होगा या फिर क्या होगा -√3a, 0। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा होगा? ये पता इस क्वेश्चन में ये तो बताया नहीं कि ये त्रिभुज इधर है या इधर है, मतलब हमें 2 पॉइंट तो दे दिया था उसने। फिर जो अगला पॉइंट, त्रिभुज में 3 पॉइंट होते हैं, 3 बिंदु होते हैं, 2 बिंदु तो दे दिया था, तीसरा बिंदु हमें नहीं दिया था कि इधर है या इधर है। तो हम किधर भी बनाए। अब ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, इसलिए हम लोगों ने इधर का दोनों लिख दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसमें आपको ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन में आपको वाई एक्सिस के अनुदिश आधार दे दिया था, माने 2 बिंदु दे दी थी, तीसरा बिंदु, अब 3 बिंदु है, इनको जब मिलाएंगे तब त्रिभुज बनेगा। तो 2 बिंदु आपको दे दिया था, जो तीसरी वाली बिंदु है ये इस साइड रहेगा या इस साइड रहेगा, ये हमें पता नहीं है। तो या तो इधर बना दो या तो इधर बना दो। अब समबाहु त्रिभुज है तो सभी बराबर होंगे। तो अगर ये 2a है, ये पूरी लेंथ, तो ये भी 2a होगी, ये भी 2a होगी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। अगर हम त्रिभुज इधर लेते हैं तो ये भी 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब आपको पता है कि मध्य बिंदु पे पड़ रहा है इसका, ये जो AB है, इसका जो मध्य बिंदु है वह किससे पड़ रहा है? निर्देशांक यहाँ पे लिखा है ना कि अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पे, मतलब आधार का जो मध्य बिंदु है, ये जो आधार है उसका मध्य बिंदु वो इसके मूल बिंदु पे पड़ रहा है। तो मूल बिंदु पे पड़ने का मतलब उसका निर्देशांक हमें पता चल गया 0, 0। वहाँ से हम ये निर्देशांक OA का लिख सकते हैं 0, a, और OB का लिख सकते हैं 0, -a। तो 2 शीर्ष हमने बता दिया, तीसरा शीर्ष बताना था। आराम से पाइथागोरस प्रमेय निकाल के ये डिस्टेंस निकालिए, उससे हमने ये बता दिया शीर्ष। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपको ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है? सभी लोग इसको नोट कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, P और Q 2 बिंदु हैं, उनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, P का हमें जो निर्देशांक दिया है x1 y1 और Q का दिया है x2 y2, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि कंडीशन क्या दिया है? PQ y अक्ष के समांतर है। ठीक है, PQ y अक्ष के समांतर है। तो एक आपको पता होना चाहिए ये बात बच्चों, मैंने पीछे बताया भी था पिछली क्लास में, कि जब भी कोई लाइन y अक्ष के समांतर होती है, अब y अक्ष के समांतर कोई भी लाइन होगी तो उसमें x का वैल्यू हर जगह समान होगा। ठीक है, मतलब क्या कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए ये एक निर्देशांक है, ठीक, y अक्ष के समांतर मतलब ऐसी लाइन, मान लीजिए इसकी डिस्टेंस 2 है, यहाँ x का डिस्टेंस क्या है? 2 सेंटीमीटर पे हमने ये रेखा खींची y अक्ष के समांतर। अब यहाँ देखें, चाहे 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 इधर, चाहे इधर, चाहे इधर, कहीं भी देखेंगे अगर हम x की वैल्यू, तो हर जगह क्या आएगी बच्चों? सेम आएगी। इधर 2, इधर मान लीजिए प्लस में आएगी, इधर निगेटिव में आएगी, लेकिन हर जगह क्या आएगी? 2 ही आएगी। ऐसा तो नहीं है कि 3 आएगी। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कोई भी लाइन तभी समांतर हो सकती है जब उनके बीच का डिस्टेंस समान है। तो अगर इनके बीच की दूरी अगर 2 है तो हर एक बिंदु पे क्या होगी? 2 ही होगी। मतलब अगर कोई भी लाइन y अक्ष के समांतर है तो वहाँ x का वैल्यू हर जगह सेम होगा। यदि कोई भी लाइन x अक्ष के समांतर है तो वहाँ y की वैल्यू सेम होगी हर जगह। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक निर्देशांक बना लेते हैं। एक निर्देशांक बना लीजिए। ठीक है, ये x है, ये x डैश, ये y है, ये y डैश। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि PQ y अक्ष के समांतर है, मतलब y अक्ष के समांतर एक रेखा है जिसमें बिंदु दिया है हमें क्या? P और
क्यू। इस बिंदु, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है। यह किसके समांतर है बच्चों? y अक्ष के समांतर है, दिख रहा है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसके समांतर ये PQ है। P का निर्देशांक हमको दिया x1, y1, Q का निर्देशांक दिया x2, y2। ठीक है, हमें P और Q का निर्देशांक दिया है और जो क्वेश्चन में बोला है जो PQ है वो y अक्ष के समांतर है। ठीक है, y अक्ष के समांतर है तो हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो एक बात आप याद रखिएगा, मैं इसको नोट में भी लिख देता हूँ इधर साइड में। ये नोट सभी लोग अंडरलाइन कर लिया करिए क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपटीशन में भी ये पॉइंट आते हैं। ठीक, नोट में मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, सभी लोग याद रखेंगे इसको। जब कोई भी रेखा y अक्ष के समांतर होती है तब यक्स का मान हर बिंदु पर समान होता है। हर बिंदु पर समान होता है। आप अपने नॉलेज के लिए यहाँ पे एक फिगर भी छोटा सा बना के रख सकते हैं। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। y अक्ष के समांतर हमने रेखा खींचा। ठीक, अगर इसकी दूरी अगर यहाँ से मान लीजिए 2 मीटर है या 2 सेंटीमीटर है, मीटर तो बहुत ज़्यादा होगा, 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। अतः x का मान बराबर है, x का मान बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः x का मान बराबर है, तो x1 x2 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यह कब होगा? जब y अक्ष के समांतर है। जब y अक्ष के समांतर है। जब y अक्ष के समांतर है तो x1 और x2 आपस में क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे। तो हम PQ का दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र सभी को पता है, PQ की दूरी। तो PQ की दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 माइनस x1 को आप आगे रखें चाहे y2 माइनस y1 को आगे रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे इसको यहाँ रखें चाहे इसको यहाँ रखें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू, देखिए x2 की वैल्यू x1 के बराबर है तो x2 के यहाँ x1 रख दो, x1 तो रहने ही दो। मतलब x2 की जगह भी x1 रख सकते हो या x1 की जगह x2 भी रख सकते हो। x1 x2 आपस में बराबर है तो यहाँ पे एक ही वैल्यू रख देते हैं, प्लस y, इसको तो कोई चेंज नहीं करेंगे, ये तो सेम रहेगा। इक्वल टू, अब देखिए x1 प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आप चाहें तो अलग अलग लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में भी y2 माइनस y1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पेयर निकल गया तो ये बाहर निकल जाएगा y2 माइनस y1। ठीक, अब देखिए कोई भी वैल्यू रूट से बाहर निकलती है तो प्लस और माइनस दोनों में होती है, प्लस और माइनस दोनों में होती है। अब प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं ये कैसे पता चलेगा? तो ये तो हमको पता चलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि अब y2 बड़ा है कि y1 बड़ा है ये कैसे पता है? ये तो हम लोगों ने एज्यूम किया है ना, y1 बड़ा है या y2। हो सकता है y2 की वैल्यू बड़ा हो जाए, हो सकता है y1 की वैल्यू बड़ा हो जाए। तो इस केस में जब हमें ये क्लियर ही नहीं है कि y1 बड़ा है या y2 बड़ा है तो इस केस में हम क्या लगा देते हैं? मॉड। मॉड लगाने से क्या फ़ायदा होता है? अगर y2 बड़ा हो गया, अगर निगेटिव वैल्यू है तो भी बाहर निकालेंगे तो प्लस आएगा, y1 अगर बड़ा हो गया नेगेटिव आया तो भी बाहर निकालेंगे तो प्लस आएगा। मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दूरी कभी भी नेगेटिव होती नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो मॉड लगा देंगे तो इसकी दूरी नेगेटिव आएगी तो भी पॉजिटिव आ जाएगी, पॉजिटिव आएगी तो पॉजिटिव रहेगी। इसलिए इस वैल्यू को हम किस में लिख देंगे? मॉड में। तो PQ की जो दूरी हो जाएगी वह क्या आ जाएगा बच्चों? मॉड में y2 माइनस y1। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया हमने। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों।
इसी का सेकेंड पार्ट एकदम सेम है, इसमें y अक्ष के दिया था, उसमें x अक्ष के दिया था, x अक्ष के दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है, पी क्यू x अक्ष के समांतर है। अब x अक्ष के समांतर है तो इसका मतलब y की वैल्यू हर एक पॉइंट पे क्या होगी बच्चों, समान होनी चाहिए। ठीक है, हर एक पॉइंट पे वैल्यू समान होगी। तो हम फिर से एक निर्देशांक बना लेते हैं, ये है x, ये है x डैश, ये है y, ये क्या है बच्चों, y डैश। ठीक है, इस बार जो रेखा है वह किसके समांतर है, इस बार जो रेखा है वो x अक्ष के समांतर है। तो x अक्ष के समांतर कर लीजिए, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। पॉइंट P का निर्देशांक x1 y1 सेम रहेगा, Q का निर्देशांक x2 y2। ठीक है, आपको पता है कि जब रेखा y अक्ष के समांतर x अक्ष के समांतर है तो यहाँ पे y की, इधर ऊपर y होता है ना, इसलिए हर जगह y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, समान होगी। यहाँ लिख सकते हैं अतः y1 बराबर है किसके, y2 के। ठीक है, जब कोई भी रेखा x अक्ष के समांतर होगी तो y की वैल्यू समान होगी, जैसे उसमें x की थी इसमें y की थी। यहाँ भी हम नोट में लिख देते हैं, सब लोग इस नोट को अच्छे से माइंड में रखेगा। जब कोई भी रेखा x अक्ष के समांतर होगी, यहाँ लिख लीजिए, जब कोई भी रेखा x अक्ष के समांतर होगी तब y का मान हर बिंदु पर समान होगा। ठीक है, जब कोई भी रेखा y अक्ष के समांतर होगी तो जब कोई भी रेखा x अक्ष के समांतर होगी तो y का मान हर जगह समान होगा। ठीक है, अतः y1 बराबर y2। तो फिर से हम दूरी सूत्र लगा दें, तो PQ की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू, अब देखिए अब x2 x1 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो सेम रहेगा बच्चों, प्लस y2 की जगह क्या कर सकते हैं, y1 कर सकते हैं, या y1 की जगह y2 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, फिर से तो x2 माइनस x1 का यहाँ क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x2 माइनस x1 एक बार ऐसे लिख सकते हैं, एक बार ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अंडर रूट में होल स्क्वायर का मतलब तो ये होता है ना, अलग अलग लिख सकते हैं। फिर से यहाँ पे जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, तो एक पेयर बाहर निकल जाएगा, तो x2 माइनस x1 बाहर निकल जाएगा। फिर से अब x2 प्लस है कि x1 प्लस है ये तो पता है नहीं। ठीक है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है ये तो पता नहीं है। ठीक है, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव ही आनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा दें, मॉड लगाते ही क्या हो जाएगा कि अगर वैल्यू निगेटिव आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब पॉजिटिव रहेगी तो पॉजिटिव होगी, तो ये किसकी दूरी होगी बच्चों, PQ की दूरी। तो इन दोनों क्वेश्चन में बस यही कंसेप्ट वाली बात थी कि जब भी कोई लाइन x अक्ष के समांतर है तो वहाँ पे y की वैल्यू समान होगी हर एक बिंदु पे। जब कोई रेखा y के समांतर है, ठीक है, तो वहाँ पे x की वैल्यू समान होगी हर एक बिंदु पे। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। ठीक है, सभी लोग इसको नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 बिंदु से समान दूरी पे है। ठीक है, x अक्ष पे हमें बिंदु ज्ञात करना है बच्चों। तो देखिए x अक्ष पे बिंदु, आपको पता है कि जब भी कोई भी बिंदु, कोई भी रेखा या कोई भी बिंदु x अक्ष पे होती है तो वहाँ y क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और y अक्ष पे होता है तो x क्या होता है, 0 होता है। तो ठीक है, तो हम एक x अक्ष ऐसे बना लेते हैं। मान लीजिए ये x अक्ष है। ठीक, x अक्ष पे मान लीजिए कोई पॉइंट P है। अब x अक्ष पे पॉइंट है तो उस पर क्या होगा, y 0 ही होगा। तो x कामा 0, इसका निर्देशांक क्या होता है, जब कोई भी रेखा x अक्ष पे पड़े तो उसका निर्देशांक क्या होता है, x कामा 0, और y पे पड़े तो y कामा 0 होता है, मतलब 0 कामा y होता है। ठीक है,
तो देखिए ये P पॉइंट हो गया, यहाँ से एक पॉइंट A है, मान लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट B है, ठीक है। तो A का जो निर्देशांक 3,4 दिया है, 3,4, और B का जो निर्देशांक दिया है वह क्या दिया है 7,6। देखिए यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 7,6, अब B का निर्देशांक क्या दिया है बच्चों 3,4। फिर से एक बार x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए, हमें x अक्ष पे एक बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है, जो इन दो बिंदुओं से समान दूरी पे है, माने इक्वल डिस्टेंस पे है, माने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों आपस में क्या है इक्वल है, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है। मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए AP, तो AP की दूरी बराबर, AP की दूरी बराबर है किसके BP की दूरी के। मतलब क्वेश्चन में हमें दिया है AP की जो दूरी है वह बराबर है BP की दूरी के, तो हमको ये x अक्ष पे निर्देशांक ज्ञात करना है। मतलब आपको किसी तरीके से x की वैल्यू निकालनी है, y तो 0 दिया ही है, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकल जाएगी तो निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए AP की दूरी, तो यहाँ दूरी सूत्र लगा दीजिए, दूरी सूत्र x1 y1 x2 y2 मान लीजिए, ठीक है। तो x1 y1, तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लिया, तो x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, फिर से यहाँ दूरी सूत्र लगेगा BP मतलब यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब दोनों साइड रूट है, तो दोनों साइड रूट कैसे हटेंगे, जब तक रूट ना हटे तब तक सॉल्व नहीं होगा। तो क्या करेंगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल है, x यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 49 माइनस 2ab, तो 7 2 जा 14x प्लस माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 36 इक्वल टू, यहाँ पे फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2 जा 6x प्लस यहाँ पे माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है बच्चों प्लस, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 49 और 36 को ऐड करिए, 49 36 85, ये आ जाएगा 85, ठीक है, माइनस 14x इक्वल टू ये कितना का 16 9 25 माइनस 6x, ठीक है। अब देखिए अब 25 को इधर लेते हैं, ये 85 माइनस 25 हो जाएगा और माइनस 6x है, इस 14 को इधर लेते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो 85 में से 25 गया तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया कितना बचेगा 6 इक्वल टू 14 6, ये कितना आ जाएगा 8x, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, तो 60/8, ठीक है। अब इसको किसे काट दीजिए 4 से, 4 2 जा 8, ये 2 बार में कटेगा, ये 4 1 जा 4 4 1 जा 4 5 जा 50, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 15/2। तो x की वैल्यू जब 15/2 आ गई तो निर्देशांक निकल जाएगा। तो P पॉइंट का निर्देशांक क्या निकलेगा, P पॉइंट का निर्देशांक x का 0 था, तो P पॉइंट का निर्देशांक आ जाएगा 15/2, 0। इस तरीके से हम लोगों ने P पॉइंट के निर्देशांक को ज्ञात कर लिया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल ही है, क्या है सिंपल ही है, बस दूरी सूत्र लगाना है और दूरी सूत्र लगा के हमको पॉइंट को निकाल देना है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि जब कोई भी बिंदु x अक्ष पे हो, ठीक है, x अक्ष पे बिंदु होती है तो उस केस में y 0 होता है, और जब y अक्ष पे हो तो x 0 होता है। मैं इसको यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ। मैं यहाँ नोट भी कर देता हूँ, जब कोई बिंदु x अक्ष पर हो, तब जब x अक्ष पे होता है तब y शून्य होता है,
तो जब y शून्य होगा तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका निर्देशांक सबसे पहले x लिखते हैं, तो x का मान क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जब कोई बिंदु y अक्ष पे है, जब कोई बिंदु y अक्ष पर हो तब x शून्य होता है। x शून्य होता है। ये कब है? जब अक्ष पे है, मतलब एक्सिस पे है, इस पे चाहे इस पे। ठीक है, तो इस केस में निर्देशांक क्या आ जाएगा बच्चों? तो सबसे पहले x ही लिखते हैं, तो 0 का मान क्या आ जाएगा? y हो जाएगा। ये अक्ष पे देखिए, ये ऐसे, तो बिंदु कहाँ है? इस अक्ष पे है, x अक्ष पे। ठीक, यहाँ पे ये क्या है बच्चों? ये x है और ये क्या है? y। तो y अक्ष पे, तो x 0, ये y और ये क्या है? x। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लिएगा फेयर कॉपी पे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, थैंक यू सो मच।